हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो सीनियर को होश आ चुका होता है। लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि उसके सामने ही श्योक खड़ा होता है और श्योक को अपने सामने देखकर वो पर्सन बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है। लेकिन इसी वक्त श्योक हंसते हुए जे से बोल रहा होता है, जे इस पर्सन को होश आ गया है, तुम इसे चेक कर सकते हो। लेकिन इसी के साथ वो सीनियर इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो सोच रहा होता है आखिर श्योक यहाँ पर क्या कर रहा है। ये तो वॉरियर हाई स्कूल का एक स्टूडेंट है और मैंने इसकी वीडियो भी देखी थी जिसमें इसने काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को अकेले ही किल कर दिया था। ये पर्सन सच में एक मॉन्स्टर है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जे भी आ गया होता है और वो बुरा होता है। मिस्टर, सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। शायद मैंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से बिहेव किया, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एम्बेरस नहीं करना चाहता था। लेकिन इसी वक्त वो सीनियर बोलता है, नहीं, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं ही इडियट था, मैं समझ ही नहीं पाया कि आखिर मेरा ओपोनेंट कौन है और मैं बिना किसी रीजन के तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर रहा था। लेकिन इसी के साथ जे बोल रहा होता है, वेल, अगर मैं सच बताऊं तो तुम्हारे मूव्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उनके अंदर कुछ मिस्टेक्स थी जिनकी वजह से तुम मुझसे हार गए। अगर तुम उन मिस्टेक्स को ठीक कर लो तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें हरा पाऊंगा। तो ये बात सुनकर सीनियर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो जे उसे बताता है, जब तुमने मेरे ऊपर अटैक किया था उस वक्त तुम बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और उस वक्त तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से तुम मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा सिंपल अटैक्स कर रहे थे और मुझ पर अटैक करते हुए तुमने अपनी किसी भी टेक्निक को यूज नहीं किया था। और इसी के साथ जे उसे अपने मोबाइल को देखते हुए बोल रहा होता है, मैंने हमारी फाइट की वीडियो को कुछ टाइम देखा है और मुझे पता चला है कि तुम्हारी जितनी भी मूवमेंट्स थी वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट थी। और वो उसे अपने मोबाइल को दिखाते हुए उस पर्सन को उसकी मूवमेंट्स के बारे में काफी ज्यादा चीजें बताना स्टार्ट कर देता है। और जे को उस पर्सन को समझाते हुए देखकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वह सोच रही होती है, जे दूसरे लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। वो उस पर्सन की हेल्प कर रहा है जिससे उसने कुछ टाइम पहले ही फाइट की थी। और इस वक्त जे जिस इन्फॉर्मेशन को उस पर्सन को बता रहा है, ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो तुम पैसे देकर भी हासिल नहीं कर सकते। जिसके बाद वो सीनियर को देखते हैं जो कि जे से बोल रहा होता है, तुमने मेरे बारे में मुझे जो कुछ भी बताया है वो सब चीजें ही सही हैं। मुझे भी अक्सर महसूस होता है कि मैं अपनी मूवमेंट्स को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आखिर तुम ये सब चीजें मुझे क्यों बता रहे हो जबकि हम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। तो ये बात सुनकर जे बोल रहा होता है, तुम्हें सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे दरमियान में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, क्योंकि आज हम पहली मर्तबा मिले थे लेकिन हमारी जाने अनजाने में फाइट हो गई और इसलिए मैं नहीं चाहता कि दोबारा हमारी कोई ऐसी फाइट हो। और इसी के साथ जे वहाँ से जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, तो मुझे अपना नंबर दे देना, मैं हमारी इस फाइट की वीडियो को तुम्हें सेंड कर दूंगा और इस वीडियो को तुम भी देखकर अपनी मूवमेंट्स को सही से चेक कर सकते हो और इससे तुम्हें अपने फाइटिंग स्टाइल को सॉल्व करने में भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और इसी के साथ जाते हुए श्योक जे से बोल रहा होता है, ये पर्सन यहाँ पर अकेला क्यों है, इसके बाकी साथी कहाँ पर गए हैं? तो जे बोल रहा होता है, वो सभी लोग इसे यहाँ पर बेहोश पड़ा छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें लगा कि ये पर्सन उनके काम का नहीं है। और इसी के साथ वो लोग सायरम के पास आगे होते हैं, जिसके बाद सायरम बोलती है, तुम लोग बहुत ही ज्यादा टाइम को वेस्ट कर रहे हो और अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने टाइम को अब से बिल्कुल भी वेस्ट मत करो और अब से मैं तुम्हें मैजिक के बारे में बेसिक चीजों को समझाऊंगी। जिसके बाद सायरम जे और श्योक से बोल रही होती है, मैजिक को यूज करने के लिए तुम लोगों को सबसे पहले मैजिक को महसूस करना होगा, जिसके बाद तुम लोगों को अपनी बॉडी के अंदर मौजूद सर्किट्स को एक्टिवेट करना होगा। और इसी के साथ सायरम बोल रही होती है, मैं जानती हूँ ये इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला क्योंकि तुम दोनों का ही मैजिक लेवल बहुत ही ज्यादा लो है, लेकिन इस चीज में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम लोग जल्दी ही अपने मैजिक को यूज करना सीख जाओ। लेकिन इसी के साथ सायरम बोलती है, और हाँ, मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं, मुझे जितने भी मैजिक स्पेल्स आते हैं वो सभी लॉन्ग रेंज मैजिक स्पेल्स हैं और उन स्पेल्स में से कोई भी तुम लोगों के काम नहीं आने वाला क्योंकि तुम में से एक पर्सन कॉम्बैट फाइटर है जबकि दूसरा डिफेंस टैंकर है। और मुझे लगता है कि तुम लोगों के लिए सबसे बेस्ट जो मैजिक होने वाला है वो है बुफ मैजिक, जिसके जरिए तुम लोग अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हो। तो ये बात सुनकर जे और श्योक दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और जे बोल रहा होता है, सायरम, हम लोग यहाँ पर सिर्फ वीकेंड के लिए ही आए हैं, क्या तुम्हें लगता है कि हम इतने टाइम में बुफ मैजिक को सही से यूज करना सीख जाएंगे? तो सायरम बोल रही होती है, आखिर तुम्हें लगता क्या है मैजिक को यूज करना इतना ज्यादा आसान है? अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हें अपने मैजिक को सेंस करने में ही 3 से 4 डेज लग जाएंगे और अगर तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो तो सकता है कि तुम इसे एक दिन में भी कंप्लीट कर लो, लेकिन जब मैजिक को यूज करने की बात आती है तो उसके लिए तुम्हें 2 से 3 वीक तो जरूर लगेंगे। तो यह सुनकर जे भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन इस अर्थ हमें दिखाया जाता है कि वह सीनियर चलते हुए इन लोगों के पास आ रहा होता है और वह बोल रहा होता है, अगर तुम लोग चाहो तो इस चीज में तुम लोगों को हेल्प कर सकता हूँ और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम एक वीक में ही अपने बुफ मैजिक को यूज करना सीख जाओगे। और इसी के साथ हमें सीनियर की
इन्फॉर्मेशन बताई जाती है और इस सीनियर का नाम जैंग सेंग है, जो कि वारियर हाई स्कूल का सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि जैंग सेंग असलियत में सेल्फ को यूज करने में एक स्पेशलिस्ट है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट इवनिंग का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जे ने अपने मैजिक को महसूस कर लिया होता है और इस वक्त जे ने अपने हाथों के दरमियान में एक छोटी सी फायर को एक्टिवेट किया हुआ होता है और इस वक्त जे काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। लेकिन इसी के साथ वो सीनियर बोलता है, जे तुम्हें इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, अपने सारे फोकस को उस फायर के ऊपर कंसंट्रेट करो वरना वो फायर खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ वो सीनियर बुरा होता है, जे तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तुमने सिर्फ वन डे में ही मैजिक को महसूस कर लिया है और इसी के साथ उसे यूज कैसे करना है तुम वो भी कर पा रहे हो। तो ये सुनकर जे बुरा होता है, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शायद मैं लकी था जो मैं आसानी से इसे यूज करना सीख गया। जिसके बाद वो सीनियर जे के पास बैठ गया होता है और वो बुरा होता है, जे तुमने ये बात सुनी ही होगी कि जितने भी लोग मैजिक का यूज करते हैं वो अपने मैजिक को यूज करने के लिए मेडिटेशन करते हैं ताकि वो ध्यान लगाकर अपनी बॉडी के अंदर मौजूद दूसरे सर्किट्स को एक्टिवेट कर पाए। और एक इंसान की बॉडी के अंदर जितने ज्यादा सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं वो इतने ही ज्यादा मैजिक को यूज कर पाता है। तो जे बुरा होता है, हाँ ये बात तो मैंने भी सुनी हुई है कि मेडिटेट करने से इंसान अपनी बॉडी के अंदर मौजूद मैजिक सर्किट्स को एक्टिवेट कर सकता है। तो सीनियर बोलता है, अच्छा आप जल्दी करो और जिस पोजीशन में तुम बैठे हुए हो इसी पोजीशन में बैठे हुए अपने मैजिक सर्किट्स को महसूस करने की कोशिश करो। तो ये बात सुनकर जे भी मान गया होता है और वो यहाँ पर मेडिटेट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसी के साथ वो सीनियर सोच रहा होता है, जे सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसने बहुत ही आसानी से अपने मैजिक को महसूस कर लिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जे इतनी आसानी से अपने सर्किट्स को फील कर पाएगा, क्योंकि हर नॉर्मल पर्सन को अपने सर्किट्स को फील करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है और कुछ लोगों को तो इसमें हफ्ते और महीने भी लग जाते हैं। लेकिन इसी वजह जे बोलता है, सीनियर मुझे लगता है मैंने अपने सर्किट्स को महसूस कर लिया है। तो ये बात सुनकर सीनियर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, व्हाट, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन इसी के साथ जे बुरा होता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस वक्त अपनी बॉडी के अंदर मौजूद एक एक सर्किट को महसूस कर पा रहा हूँ और मैं ये बात भी महसूस कर पा रहा हूँ कि ये तमाम सर्किट्स मेरी बॉडी के अंदर मौजूद एक कोर के साथ जुड़े हुए हैं और वो कोर ही सारे मैजिक को मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। और इसी के साथ हमें सायरम का सीन दिखाया जाता है जो कि सियोक को मैजिक के बारे में समझा रही होती है। लेकिन सियोक को कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रही होती क्योंकि उसने भी मैजिक को आज से पहले कभी भी यूज नहीं किया होता। लेकिन इसी वक्त सायरम बोलती है, अच्छा सियोक मुझे ये बताओ, क्या तुमने कभी भी पियानो का यूज किया है? तो सियोक बोलता है, पियानो, हाँ मुझे याद है, मैंने कुछ टाइम पियानो का यूज किया हुआ है और मुझे पियानो यूज करना काफी अच्छा भी लगता है क्योंकि उसकी तमाम धुन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तो सायरम बोल रही होती है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, पियानो के बारे में काफी कुछ जानते हो। और इसी के साथ सायरम ने अपने हाथ के ऊपर किसी इलेक्ट्रिक मैजिक को एक्टिवेट किया हुआ होता है और इसी के साथ सायरम सियोक को यहाँ पर इस मैजिक के बारे में समझाना स्टार्ट कर देती है और वो पियानो के बारे में बताते हुए बोल रही होती है, जिस तरह तुम अपने पियानो की धुन को महसूस करते हो बस इसी तरह तुम्हें अपने मैजिक के फ्लो को महसूस करना है और तुम बहुत ही आसानी से इस मैजिक को यूज कर पाओगे और वो धुन जिनमें तुम बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट करते हो वो तुम्हें उतनी ही ज्यादा पसंद आती है। और इसी तरह तुम्हें बस अपने इस मैजिक के फ्लो को महसूस करना है और जब तुम ऐसा कर लोगे तो तुम फ्रीली अपने मैजिक को यूज कर पाओगे। और इसे सायरम अपने मैजिक को यूज करते हुए यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करती है और सायरम को अपनी पावर को यूज करते हुए जे भी देख रहा होता है और वो सायरम की इस पावर से काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, इलेक्ट्रिक मैजिक ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे बाद में इसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिसके बाद सायरम बता रही होती है, सियोक मैंने इस वक्त जो अटैक किया था ये एक लॉन्ग रेंज अटैक था और इस तरह के अटैक्स को मॉन्स्टर्स के साथ फाइट में ही यूज किया जाता है ताकि उन मॉन्स्टर्स को एक ही बार में किल किया जा सके। लेकिन इस तरह के अटैक्स को बैटलफील्ड पर भी बहुत ही ज्यादा केयरफुल तरीके से यूज किया जाता है कि ये अटैक्स यूजर की खुद की बॉडी को भी बहुत ही ज्यादा डैमेज कर सकते हैं, इसलिए अब तुम्हें बैठकर अपनी मैजिक के फ्लो को महसूस करना चाहिए। तो सियोक भी इस चीज के लिए मान गया होता है और इसी के साथ जे इन लोगों को देखकर सोच रहा होता है, मैं जानता था इन लोगों को स्टार्टिंग में एक दूसरे से बात करने में काफी ज्यादा ऑकवर्ड लगेगा क्योंकि इन्होंने स्कूल में कभी भी आपस में बात नहीं की है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी आपस में कंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन इसी के साथ सीनियर जे से बोलता है, आखिर तुम खड़े क्यों हो गए हो? तुम्हें अपने सर्किट्स को महसूस करते हुए अभी सिर्फ कुछ ही घंटे हुए हैं, क्या तुमने हार मान ली है? तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर मौजूद और ज्यादा सर्किट्स को महसूस करना चाहिए। ये बात सुनकर जे बुरा होता है, सीनियर मुझे लगता है इस चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं काफी ज्यादा सर्किट्स को पहले ही महसूस कर चुका हूँ और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी इन्हें यूज करना भी सीख जाऊंगा। यह सुनकर वो सीनियर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। तो जे बुरा होता है, जैसा आपने बताया था मैंने अपने सर्किट्स को महसूस किया है, मेरे राइट हैंड के अंदर टोटल 16 सर्किट्स हैं जिनमें से कुछ मेरे बाइसेप्स की मसल्स में है और कुछ मेरे ट्राइसेप्स की मसल्स में है और कुछ सर्किट्स मेरे हाथ की ग्रिप में है। जिसके बाद मेरे लेफ्ट हैंड में 5 सर्किट्स मेरे शोल्डर में है और 10 सर्किट्स मेरे हाथ में है। और ये बात सुनकर वो सीनियर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और चिल्लाकर बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? और इन लोगों की इतनी ज्यादा चिल्लाने की आवाज सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और इसी के साथ सायरम इन लोगों को देखते हुए सोच रही होती है, आखिर अवजय ने क्या कर दिया? जरूर
जरूर इसने दोबारा से कुछ अजीब किया होगा जो ये सीनियर जे के ऊपर इतना ज्यादा चिल्ला रहा है। और इसी के साथ वो सीनियर बुरा होता है, जे क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? तुमने अपनी हाथ के अंदर मौजूद एग्जैक्ट सर्किट्स को इतनी आसानी से महसूस कैसे कर लिया? तो जे बुरा होता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें इतना ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। तो ये बात सुनकर उस पर्सन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है, क्या ये मजाक था? मुझे लगा तुम सच कह रहे हो। और इसी साथ हमें बताया जाता है कि जे असलियत में सच ही बता रहा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये सीनियर कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा है, इसलिए जे को पता चल गया है कि उसे इन सब चीजों के बारे में इस सीनियर को नहीं बताना चाहिए, वरना वही प्रॉब्लम में आ जाएगा और दूसरे लोगों को इन चीजों के बारे में एक्सप्लेन करना जे के लिए ही प्रॉब्लम बन जाएगा। जिसका वजह हमें नेक्स्ट कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह सीनियर जे को कुछ मूव्स परफॉर्म करके दिखा रहा होता है और इसी के साथ वो एक काफी लंबी सांस लेता है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपनी मैजिक सर्किट्स को एक्टिवेट करके अपने ऊपर एक बुफ मैजिक को यूज कर रहा होता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई होती है। और इसी वक्त वो सीनियर जे के फेस पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है और इस अटैक की वजह से जे भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, लेकिन उस सीनियर ने ये अटैक नहीं किया होता और वो तो बस जे को अपने सर्किट्स की पावर को दिखा रहा होता है। और इस चीज की वजह से जे भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बुरा होता है, सर्किट्स को एक्टिवेट करने के बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी और अगर तुमने अपने पंच को मेरे फेस पर मार दिया होता तो शायद तुम मेरी नाक को तोड़ देते। और ये बात सुनकर वो सीनियर सोच रहा होता है, मैंने बस शो ऑफ करने के लिए इसके सामने एक छोटा सा अटैक किया था, लेकिन सच में इस पर्सन ने एक बार भी अपनी आंखों को भी ब्लिंक नहीं किया, ये सच में कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। लेकिन इसी के साथ ये बुरा होता है, वैसे सीनियर तुम सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल हो, मैंने आज से पहले कभी भी पर्सन को इस तरह से अपने मैजिक को यूज करते हुए नहीं देखा। तो ये सुनकर सीनियर बता रहा होता है, जे क्या तुम जानते हो मुझे बुफ मैजिक को यूज करने में एक स्पेशलिस्ट क्यों बोला जाता है? वह इसलिए क्योंकि मैंने बुफ मैजिक के ऊपर बहुत ही ज्यादा रिसर्च की है और जब भी मैं अपनी ट्रेनिंग को करता हूँ मैं हमेशा अपनी बॉडी के ऊपर बुफ मैजिक को यूज करता हूँ ताकि मैं बुफ मैजिक को और भी अच्छे तरीके से समझ पाऊँ। और अगर सच बताऊँ तो आज निराशा और उसके तमाम फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आए थे ताकि मैं उन लोगों को बुफ मैजिक के बारे में सिखा सकूं, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि चीजें इस तरह से टर्न हो जाएंगी। क्योंकि उस वक्त जब तुमने मुझे प्रोवोक किया था तो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं था कि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन असलियत में मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि फर्स्ट टाइम वाई हाई स्कूल के बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स ने मुझे उन्हें बुफ मैजिक के बारे में सिखाने के लिए पूछा था और बस यही रीजन था कि मैं अपने एंगर को उस वक्त कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन उसके बदले में मुझे सिर्फ एम्बेरस ही होना पड़ा। ऐसी सादों सीनियर बुरा होता है, जे मैं जानता हूँ अब बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है, लेकिन मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ जो किया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं जे उस सीनियर के पास आ गया होता है और वो सीनियर के कंधे के ऊपर हाथ रखकर बोलता है, सीनियर जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और अब वो करो जो मैं तुम्हें बोलने वाला हूँ। तो ये बात सुनकर सीनियर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो जे की तरफ देखता है, लेकिन वो काफी ज्यादा घबरा गया होता है क्योंकि जे इस वक्त काफी ज्यादा डेविल से स्माइल देते हुए बुरा होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को जो कुछ भी सिखाने वाले थे वो सब कुछ तुम मुझे सिखाओगे और जब तक मैं उन चीजों को सीख नहीं जाता तुम यहाँ से नहीं जाने वाले। और इस चीज की वजह से वो पर्सन काफी ज्यादा शॉक में होता है और इसी के साथ हमें 4 डेज बाद सीन दिखाया जाता है और देखते हैं कि ये चारों ही इस बिल्डिंग में से बाहर आ चुके होते हैं और इसी के साथ जे बुरा होता है, हमने इस पूरे वीकेंड में बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग की, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी इनिंग काफी है और अब हमें वापस चलना चाहिए। और इसी के साथ सायरम बुरी होती है, स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था कि तुम लोग पूरे 1 वीक तक ट्रेनिंग नहीं करने वाले और तुम जल्दी ही इस ट्रेनिंग को छोड़कर चले जाओगे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम लोग पूरे 1 वीक बिना सोए ट्रेनिंग करने वाले हो, तुम लोग सच में पागल हो। यह सुनकर जे बुरा होता है, सायरम आखिर तुम क्या कह रही हो? मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा वर्कआउट भी करना चाहिए, इससे तुम्हारा स्टेमिना थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। इसी के साथ हम देख दें कि जे और श्योक दोनों का ही स्टेमिना ए रैंक है, इसलिए उन्हें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता। लेकिन इसी के साथ सायरम बुरी होती है, शट अप, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम लोगों से वीक हूँ? इसी के साथ जे बुरा होता है, वेल श्योक, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो मुझे बार बार नूडल्स खाने का मन कर रहा था, इसलिए जब हम नेक्स्ट टाइम यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आएंगे तो हम लोग अपने साथ नूडल्स भी लेकर आएंगे ताकि हम यहाँ पर नूडल्स को पका कर खा सकें। तो ये बात सुनकर श्योक भी इसके लिए मान गया होता है। इसी के साथ सीनियर बोलता है, मैंने अपने लिए एक कैब बुक की है, क्या तुम में से कोई पर्सन मेरे साथ जाना चाहता है? मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूंगा। तो ये बात सुनकर जे बोलता है, अरे हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ चल देता हूँ। इसी के साथ वो सायरम से बोलता है, सायरम तुम ऐसा करना कि तुम श्योक को अपने साथ ले जाओ और उसे उसके घर पर ड्रॉप कर देना। तो ये बात सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, क्या मैं? इसी के साथ जे जाता हुआ बुरा होता है, दोस्तों मुझे नहीं पता कि अब हमारी मुलाकात दोबारा कब होने वाली है और शायद हो सकता है कि हम लोगों की मुलाकात डायरेक्ट इंट्रेंस एग्जाम वाले डे पर ही हो, लेकिन इस दौरान अपने टाइम को वेस्ट मत करना और अच्छे से ट्रेनिंग करते रहना। और सायरम मैं ये जानता हूँ कि कुछ टाइम बाद तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है और इसलिए तुम्हें उसकी अच्छे से तैयारी करनी है क्योंकि इस बार तुम्हें वहाँ पर बचाने के लिए मैं नहीं होऊंगा। तो ये बात सुनकर सायरम भी इसके लिए मान गई होती है और इसी के साथ जे वहाँ से
जा रहा होता है, लेकिन इसी साथ सायरम सीनियर से बोलती है, सीनियर आपने यहाँ पर हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प की, इसके लिए आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि आपसे हमें बहुत ही ज्यादा चीजें सीखने को मिली हैं। तो ये बात सुनकर वो सीनियर बोलता है, तुम्हें मेरा थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर बहुत ही कुछ सीखने को मिला है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सीनियर और जे दोनों ही अपनी टैक्सी में यहाँ से चले जाते हैं, और हम देखते हैं कि यहाँ पर श्योक और सायरम भी रह गए होते हैं, जो कि अपनी गाड़ी का वेट कर रहे होते हैं, और उन दोनों को यहाँ पर काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा होता है। जिसके बाद हमें जे के घर का सीन दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि जे अपने रूम के अंदर आ गया होता है, और वो बोल रहा होता है, मैं सच में बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, लगता है आज मुझे स्कूल से छुट्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि आज सारे दिन मैं अपनी नींद को पूरी करने वाला हूँ। लेकिन इसी वक्त जे का अंकल बोलता है, मेरे प्यारे भतीजे तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरे 1 मंथ के लिए तुम्हारे स्कूल वालों से बात कर ली है, तुम 1 मंथ तक स्कूल नहीं जाने वाले हो, और अब तुम अपनी ट्रेनिंग के लिए मेरे साथ चल रहे हो। और अपने अंकल को यहाँ पर देखकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो बोलता है, अंकल आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, और क्या आप मुझे पूरे 1 मंथ के लिए स्कूल से स्किप करवाने वाले हो? क्या आपको नहीं लगता कि ये काफी ज्यादा बुरा है और मुझे जाकर स्टडी करनी चाहिए? तो जे का अंकल बोल रहा होता है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी तुम बहुत ही जल्द वाई स्कूल में ट्रांसफर होने वाले हो। लेकिन इसी के साथ जे का अंकल बोलता है, वाओ मुझे लगता है तुमने अपने मैजिक की बेसिक्स को सीख लिया है, और तुमने अपने कुछ सर्किट्स को भी एक्टिवेट कर लिया है। और ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो बोल रहा होता है, वेल मुझे लगा कि मुझे अपनी ट्रेनिंग पर सही से फोकस करना चाहिए, क्योंकि वाई हाई स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम कुछ टाइम बाद ही होने वाला है, इसलिए मुझे हर एक चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और इसी के साथ जे बोलता है, वैसे अंकल मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके साथ जाकर और ज्यादा मैजिक ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि मेरा एंट्रेंस एग्जाम जल्दी ही होने वाला है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अब अपने बेसिक्स को और भी ज्यादा इंप्रूव करना चाहिए। तो जे का अंकल बोलता है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते? तो जे बोलता है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं आपके साथ जाना नहीं चाहता, मैं बस अपनी बेसिक ट्रेनिंग के ऊपर थोड़ा और फोकस करना चाहता हूँ। लेकिन इसी साथ जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और हमें दिखाया जाता है कि जे के अंकल को इस वक्त जे के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और इसी के साथ जे का अंकल बोल रहा होता है, जे तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपने साथ ट्रेनिंग करवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, एंट्रेंस एग्जाम के टेस्ट को पास करने से पहले तुम्हें मेरे टेस्ट को पास करना होगा, और अगर तुम इसमें फेल हो गए तो तुम वाई हाई स्कूल नहीं जा सकते। और इसी के साथ वो फनी स्टाइल में बोलता है, अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ और जाकर अपने कच्चे बनियान उठा लो, वरना बाद में मत कहना कि तुम्हें अपने कपड़े पैक करने का टाइम नहीं मिला था। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जे ने अपने कपड़ों को पैक कर लिया होता है। और इसी के साथ जे बोल रहा होता है, अंकल आपने मुझे बताया नहीं कि आखिर हम लोग जाने कहाँ वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास भी कोई बहुत ही बड़ी बिल्डिंग मौजूद है जिसके अंदर आप अपनी ट्रेनिंग किया करते थे? तो ये बात सुनकर जे का अंकल बोल रहा होता है, हाँ मेरे पास एक बिल्डिंग तो थी, लेकिन मैंने उसे बेच दिया था, और अब मेरे पास ऐसी कोई भी बिल्डिंग नहीं है। और इसी के साथ जे का अंकल यहाँ पर किसी बॉक्स को ओपन कर रहा होता है। तो जे बोल रहा होता है, अंकल आखिर ये क्या चीज है और आप इसे ओपन क्यों कर रहे हो? तो जे का अंकल बोल रहा होता है, जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो इस बॉक्स को कुछ लोग तुम्हारे लिए डिलीवर करके गए थे, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं थे तो उन्होंने इस बॉक्स को मुझे दे दिया, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें इसे ओपन करके देख लेना चाहिए कि इसमें है क्या। और इसी के साथ इन्होंने इस बॉक्स को ओपन कर दिया होता है, और इस बॉक्स को ओपन करने के बाद वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और इसी के साथ जे का अंकल बोलता है, मैं सोच रहा था कि इस बॉक्स के अंदर कोई ऐसी चीज हो सकती है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो चीज इतनी ज्यादा यूनिक होगी। और हमें दिखाया जाता है कि इस बॉक्स के अंदर जे का न्यू वेपन रखा हुआ होता है, जो कि असलियत यहाँ पर टाइटेन मॉन्स्टर ने ही भिजवाया है, और ये वही वेपन है जिसे जे ने टाइटेन मॉन्स्टर को दिया था, लेकिन अब ये वेपन काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुका है। और इसी के साथ जे यहाँ पर मौजूद उस नोटबुक को पढ़ रहा होता है, और इसी के साथ वो अपने वेपन को देखते हुए बोल रहा होता है, मेरा ये वेपन पहले से बहुत ही ज्यादा लाइट हो चुका है, और इसकी ग्रिप पहले से भी बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गई है, मुझे लगता है मैं इसे काफी अच्छे तरीके से यूज कर पाऊंगा। तो ये बात सुनकर अंकल बोल रहा होता है, तुम्हारा वेपन तुम्हें बिल्कुल सही टाइम पर मिल गया, और क्योंकि अब हम ट्रेनिंग के लिए ही जा रहे हैं तो ये वहाँ पर तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम आएगा। तो ये बात सुनकर जे बोल रहा होता है, अंकल आपने सही कहा, मैं अपने वेपन को यूज करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जे बोल रहा होता है, मुझसे गलती हो गई जो मैंने बोल दिया कि मैं एक्साइटेड था, लेकिन अब सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जे के सामने इस वक्त एक बहुत ही बड़ा ट्री मॉन्स्टर होता है, जो कि चलता हुआ जे की तरफ ही आ रहा होता है। और हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि ये मॉन्स्टर एक कार्निवोरस बीस्ट है, जिसकी डेंजर रैंक 4 स्टार है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जे फाइट के लिए रेडी हो गया होता है, लेकिन इसी के साथ वो बुरा होता है, आपने मुझे हमेशा से ही ये सिखाया था कि अगर मुझे कभी भी 3 स्टार के मॉन्स्टर नजर आ जाए तो मैं फौरन से वहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन आज आपने मुझे एक 4 स्टार मॉन्स्टर के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, क्या आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? और हम देखते हैं कि जे का अंकल वहाँ पर ही मौजूद होता है, और वो बुरा होता है, इडियट तुम उस वक्त एक स्मगलर थे, इसलिए मैंने तुम्हें ये ट्रिक्स सिखाई थी, लेकिन अब तुम एक एडवेंचरर बनना चाहते हो, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि भागने की ट्रिक तुम्हारी हमेशा काम आएगी? और इसी साथ वो अंकल सोच रहा होता है, मैं जानता हूँ एक 4 स्टार मॉन्स्टर जे के लिए बहुत ही ज्यादा टफ मॉन्स्टर है, और जे इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाएगा, और उसे यहाँ पर इस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगानी होगी, वरना वो यहाँ पर मर भी सकती। जिसके बाद हमें जे का सीन दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि वो
मॉन्स्टर बहुत ही तेजी के साथ जे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है और जे ने भी बहुत ही तेजी से इस अटैक को डॉज कर लिया होता है, लेकिन उसके फेस के ऊपर एक कट लग जाता है और वो सोच रहा होता है इस मॉन्स्टर की अटैक स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है, लेकिन ये इतना ज्यादा फास्ट नहीं है जितना वो 5 स्टार का मॉन्स्टर था और उस 5 स्टार के मॉन्स्टर के सामने ये ट्री मॉन्स्टर कुछ भी नहीं है। इसी के साथ हम देखते जे बहुत ही तेजी के साथ भागकर एक बहुत ही ऊंची जंप लगाकर उस मॉन्स्टर के बिल्कुल ऊपर ही आ गया होता है और इसी के साथ उसने यहाँ पर अपने ऑरा को एक्टिवेट कर लिया होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि जे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है, लेकिन इसी के साथ वो मॉन्स्टर भी घूमकर जे के ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ जे ने भी उस मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है और इसी के साथ हमें जे के अंकल को दिखाया जाता है जो कि अपने मैजिक को यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी था और वो बोल रहा होता है एक बार के लिए तो तुमने मुझे डरा ही दिया था और मुझे लगा कि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा, लेकिन शायद मैं तुम्हारी कुछ ज्यादा ही परवाह कर रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि जे ने इस मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक किया होता है और उसने अपने एक ही अटैक के साथ इस मॉन्स्टर की बॉडी को 2 टुकड़ों में कट कर दिया होता है, लेकिन इसी के साथ जे काफी ज्यादा हैरान होता है और हमें दिखाया जाता है कि जे ने अपने वेपन के ऊपर अपने ऑरा के साथ एक ब्लेड बना लिया होता है, जिसकी वजह से वो वेपन एक एक्स में चेंज हो चुका है और ये देखकर वो अंकल भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है आखिर ये तुमने कैसे किया। इसी के साथ हमें जे को दिखाया जाता है जो कि अपने वेपन को ही देख रहा होता है और हम देखते हैं कि उसने अपने वेपन के ऊपर जो ब्लेड बनाया हुआ था वो ब्लेड अब गायब हो जाता है और इस चीज की वजह से जे भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये हुआ क्या था, मैंने तो बस अपने थोड़े से ऑरा को यूज किया था ताकि मैं उस मॉन्स्टर के ऊपर एक जोरदार अटैक कर सकूं, लेकिन आखिर इस वेपन ने अपनी शेप को खुद ट्रांसफॉर्म कैसे कर लिया। और इसी के साथ जे का अंकल बोल रहा होता है हे जे आखिर तुमने ये किया कैसे था, क्या ये तुम दोबारा कर सकते हो। तो जे बोल रहा होता है अंकल मुझे इस बारे में सच में नहीं पता, ये सब कुछ अपने आप हो गया था, लेकिन इसे यूज करके काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसी के साथ वो अंकल सोच रहा होता है ये सच में एक काफी ज्यादा यूनिक वेपन है, यहाँ पर किसी भी मैजिक को यूज नहीं किया, इसका साफ मतलब ये है कि इस वेपन ने खुद जिनके ऑरा को यूज करके इस ब्लेड को रेडी किया था। और इसी के साथ जे सोच रहा होता है ये वेपन सच में इनक्रेडिबल है, लेकिन इसे जे का अंकल जे से बोल रहा होता है जे आखिर तुम क्या सोच रहे हो, मुझे लगता है शायद तुम इस मॉन्स्टर को हराने के बाद कुछ ज्यादा ही खुश हो गए हो, या तुम्हें ये लग रहा है तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो इसलिए तुमने सिर्फ अपने एक ही अटैक के साथ इस मॉन्स्टर को हरा दिया। और हम देख पा रहे होते हैं कि जे का अंकल इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अपने अंकल को इतने गुस्से में देखकर जे भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है अंकल मुझे तो लगा था कि आप मेरी तारीफ करोगे, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत किया है। लेकिन इस वक्त जे को कुछ आवाज आती है और इसी के साथ जे का अंकल बोलता है इडियट क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सिर्फ अपने एक अटैक के साथ एक 4 स्टार के मॉन्स्टर को किल कर सकते हो। और इसी वक्त उस मॉन्स्टर ने जे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है, लेकिन जे ने बहुत ही तेजी से इस अटैक को डॉज कर लिया होता है और वो इस मॉन्स्टर को दोबारा से देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस मॉन्स्टर ने असलियत में अपनी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर लिया होता है और ये देखकर जे सोच रहा होता है शिट इस मॉन्स्टर के पास रीजनरेशन की पावर है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से जे के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जे भी अपने वेपन के साथ इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उसके इस हाथ को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी के साथ जे अपने वेपन की तरफ देख रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि जे के वेपन ने इस वक्त अपने आप को एक हैमर में चेंज किया हुआ होता है। और इसी के साथ जे का अंकल जो कि दरख्त के ऊपर बैठा हुआ होता है वो खड़ा हो गया होता है और वो बोल रहा होता है तुम इस मॉन्स्टर के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे, इस मॉन्स्टर के ऊपर फोकस करो क्योंकि तुम्हारा वेपन जानता है कि उसे कब किस शेप में ट्रांसफॉर्म होना है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर ने दोबारा से अपने हाथ को रीजनरेट कर लिया होता है और ये देखकर जे काफी ज्यादा परेशान होता है। लेकिन इसी के साथ जे का अंकल बोल रहा होता है मैं जानता हूँ तुम इस वक्त थके हुए हो, लेकिन यही टाइम है अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का, क्योंकि मैटर नहीं करता कि तुम्हारे पास कितना पावरफुल वेपन है, मैटर ये करता है कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो और तुम खुद को और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। और इसी के साथ हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हमें जिसको दिखाया जाता है जिसकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि वो इस मॉन्स्टर के साथ बहुत ही देर से फाइट कर रहा है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा डैमेज होता है, लेकिन क्योंकि उसके पास रीजनरेशन पावर है इसलिए वो अपनी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एक बार फिर से जे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले वो जे को नुकसान पहुंचाता जे का अंकल वहां पर आ गया होता है और वो अपने बैरियर के साथ जे को प्रोटेक्ट कर लेता है। इसी के साथ तो अंकल बोल रहा होता है आखिर तुम सोच क्या रहे हो, क्या तुम्हें ये लगा था कि तुम इस अटैक को ब्लॉक कर सकते हो, इस अटैक से तुम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते। इसी के साथ वो मॉन्स्टर इस शील्ड के ऊपर बहुत ही तेजी के साथ अटैक्स कर रहा होता है, जिसका वजह ये बोल रहा होता है मैंने इस मॉन्स्टर को मारने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मैं इसके जिस भी पार्ट को डिस्ट्रॉय करता हूँ ये उसे फौरन ही रीजनरेट कर लेता है। आखिर इस मॉन्स्टर को हराने का सही तरीका क्या है, तो वो बॉस बोल रहा होता है इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से भागना एक सबसे बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी। सुनकर जी बोल रहा होता है आखिर आप क्या मजाक कर रहे हो, आपने
आपने तो बोला था कि ये मेरा एक टेस्ट है और मुझे इस मॉन्स्टर से फाइट करके इससे हराना है, लेकिन इसी वक्त वो बॉस बोल रहा है, इडियट, मेरा कहने का मतलब ये है कि भागते वक्त तुम्हें कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिसके जरिए तुम इस मॉन्स्टर को किसी ट्रैप में फंसा सको या फिर किसी और तरीके से तुम इसे किल कर सको। लेकिन इसी वक्त अचानक से जे किसी आवाज को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर ने इस शील्ड को तोड़ दिया होता है और वह इस शील्ड को ब्रेक करके अंदर आ रहा होता है। और जे के रिएक्शंस को देखकर वो बॉस भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर इस लड़के हुआ क्या है, मैं इसे इतनी काम की बात बता रहा हूँ लेकिन ये तो मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा। लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि मॉन्स्टर इस शील्ड के अंदर आ चुका होता है। तो वो बॉस उस मॉन्स्टर से बोलता है, क्या तुम देख नहीं सकते, मैं इस लड़के को कुछ काम की बातें बता रहा हूँ, मुझे लगता है तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें मर जाना चाहिए। और इसी के साथ बॉस उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी फायर के साथ अटैक करता है और हम देखते हैं कि जे के अंकल ने बहुत ही आसानी से अपनी फायर के साथ इस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी को जला दिया होता है। और अपने अंकल की ऐसी पावर को देखकर जे हैरान रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसे यहाँ पर काफी ज्यादा पेन हो रही होती है और वो अपनी बॉडी को रीजनरेट नहीं कर पा रहा होता। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर यहीं पर मर जाता है। इसी के साथ वो बॉस जे से पूछ रहा होता है, अच्छा जे, अब मुझे ये बताओ, अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक 4 स्टार मॉन्स्टर को किल करके कैसे लग रहा है? तो जे बोल रहा होता है, मैंने इस मॉन्स्टर से फाइट जरूर की है लेकिन मैंने इसे नहीं हराया, इसे तो आपने हराया है। तो वो बॉस बोल रहा होता है, जे तुम यहाँ पे यही सोच रहे होगे कि तुम काफी ज्यादा वीक हो और तुम्हें खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, लेकिन अगर तुम्हें सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी एज के बच्चों में सबसे ज्यादा पावरफुल हो और मुझे लगता है कि तुम वॉरियर हाई स्कूल में जाने के वर्थ। चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि अब हमें हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाना है और वहाँ से तुम्हारी रियल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई जाता है और हम देखते हैं कि जे चलता हुआ काफी ज्यादा गया होता है और वो बोल रहा होता है, अंकल हम लोग कल रात से पैदल ही सफर कर रहे हैं, क्या आप मुझे बताओगे कि आखिर हमें और कितनी दूर जाना है? तो वो बॉस बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, हम लोग वहाँ पर पहुंच चुके हैं जहाँ हमें आना था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये लोग इस वक्त एक डंजन एरिया के अंदर मौजूद होते हैं और ये एरिया साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इस जगह को देखकर जे भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है, सच में ये यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि ये जगह एक डंजन है, क्या अब मेरी यहाँ पर ट्रेनिंग होने वाली है? तो जे का बॉस बुरा होता है, हाँ अब से तुम यहीं पर ट्रेनिंग करने वाले हो और अब से तुम्हें डेली इस डंजन में जाकर यहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करनी है। जिसके बाद वो बॉस बुरा होता है, जे ये डंजन देखने में जितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है ये इतनी ही ज्यादा डेंजरस है क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन का इस डंजन के अंदर 30 मिनट तक सर्वाइव करना भी इम्पॉसिबल है और अब से 1 मंथ के लिए तुम इस जगह पर ट्रेनिंग करोगे जहाँ पर मॉर्निंग टाइम में मैं तुम्हें मैजिक के बारे में सिखाऊंगा, जिसके बाद आफ्टरनून से लेकर इवनिंग तक तुम्हें यहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करनी है और नाइट में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा ताकि तुम रेस्ट कर सको। तो मुझे बताओ तुम इस बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम इस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो? तो ये बात सुनकर जे स्माइल कर रहा होता है और इसी के साथ बोल रहा होता है, मुझे लगता है इस ट्रेनिंग में काफी ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ हमें पूरे 1 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सायरम को देखते हैं जो कि जिनका वेट कर रही होती है और वो सोच रही होती है, जे ने पूरे 1 महीने से मेरे किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है, ना ही उसने मेरी कॉल्स को पिक किया है और आज हमें वॉरियर हाई स्कूल में इंट्रेंस एग्जाम के टेस्ट के लिए जाना है लेकिन वो लड़का अभी भी यहाँ पर नहीं आया है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जे आ गया होता है और वो सायरम से बोलता है, मुझे माफ करना, शायद मैं ज्यादा ही लेट हो गया हूँ। और जे की आवाज सुनकर सायरम गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, इडियट, तुमने कितनी ज्यादा देर लगा दी, क्या तुम जानते हो मैं कितने टाइम से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और आखिर तुम पूरे 1 मंथ से मेरी कॉल्स और मेरी मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोलती है, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम ठीक तो हो ना? और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जे की हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब होती है और उसके कपड़े भी फटे हुए होते हैं। लेकिन इसी के साथ जे बुरा होता है, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरा हेयर स्टाइल पसंद नहीं आया? असल में जब मैं जंगल में ट्रेनिंग कर रहा था तो अपने बालों को कट करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैंने एक ब्लेड के साथ अपने बालों को कट कर दिया, क्या ये अच्छा नहीं लग रहा है? और जे की ऐसी बातों को सुनकर सायरम तो काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। लेकिन इसी के साथ जे बुरा होता है, सायरम क्या तुम मेरे लिए कपड़े लेकर आई हो, क्योंकि मैं अपनी ट्रेनिंग से सीधा यहाँ पर ही आया हूँ और मेरे पास चेंज करने के लिए बिल्कुल भी कपड़े नहीं है। तो यह सुनकर सायरम बोल रही होती है, हाँ मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। और इसी वक्त वो अपने हाथ के साथ जे को टच करने वाली होती है लेकिन इसी वक्त उसे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा महसूस होता है और ये ऑरा किसी और का नहीं बल्कि जे का होता है, जिसकी बॉडी में से इस वक्त एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा होता है। और इस ऑरा को महसूस कर सायरम काफी ज्यादा घबरा गई होती है और वो फौरन से पीछे हो जाती है और ये देखकर जे भी काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ वो बोलता है, सायरम मुझे माफ करना, शायद मैंने तुम्हें डरा दिया है। एक्चुअली काफी टाइम से लगातार ट्रेनिंग करने की वजह से मुझे लगा कि कोई मेरे ऊपर अटैक करने वाला है। तो सायरम बोल रही होती है, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। इसी के साथ सायरम सोच रही होती है, मैंने जे की बॉडी में से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किलिंग इंटेंट को महसूस किया था, आखिर जे ने किस तरह की ट्रेनिंग की है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जे कार में से अपने कपड़ों को लेकर बिल्डिंग के अंदर चला जाता है ताकि वो अपने कपड़ों को चेंज कर सके। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो लोग गाड़ी में कहीं पर जा रहे होते हैं। इसी के साथ सायरम
पूछ रही होती है तुम्हारे कपड़े कैसे हैं, क्या तुम्हें वो फिट आ गए हैं। तो ये बुरा होता है अरे हाँ वो तो काफी ज्यादा अच्छे थे, सच में कपड़े खरीदने में तुम बहुत ही ज्यादा माहिर हो। जिसके बाद सायरम पूछ रही होती है अच्छा जी मुझे ये बताओ तुम्हें क्या लगता है क्या तुम अपने इंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो चुके हो। तो ये बुरा होता है वेल अगर सच बताऊं तो मैं वाई हाई स्कूल के इंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जे की बात सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है तुम काफी ज्यादा अजीब हो, मुझे लगा था तुम थोड़े बहुत नर्वस होगे लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम इंट्रेंस एग्जाम के लिए एक्साइटेड हो। तो ये बात सुनकर जे बुरा होता है अगर सच बताऊं तो इस चीज का भी एक रीजन है, लेकिन ये रीजन मैं आगे चलकर तुम्हें सही टाइम पर बताऊंगा। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है और हमें बताया जाता है आज से कई साल पहले एक बहुत ही बड़ी माउंटेन पर मौजूद बहुत ही ज्यादा पावरफुल डंजन्स को क्लियर करने के लिए एक टीम क्रिएट की गई थी जिसका लीडर कोई और नहीं बल्कि जे के फादर यूसयोंग और यूसयोंग के फादर ने अपनी स्ट्रेटेजी और अपने ब्रिलियंट आइडिया को यूज करते हुए इन डंजन रेड्स को स्टार्ट किया और उन्होंने इस माउंटेन पर मौजूद तमाम डंजन्स को ही क्लियर कर दिया था। और क्योंकि यूसयोंग ने इन डंजन्स में बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था और क्योंकि यूसयोंग एक ऐसा पर्सन था जिसकी वजह से ये तमाम डंजन्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाई थी, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से यूसयोंग को इन माउंटेन्स के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एरिया इनाम के तौर पर दिया गया था। और उस वक्त यूसयोंग ने गवर्नमेंट को ये आइडिया दिया था कि उन्हें इस माउंटेन के ऊपर एक स्कूल को स्टार्ट करना चाहिए जहां पर न्यू जनरेशन के बच्चों को बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स बनने के लिए तैयार किया जाएगा। और योसियोंग के रिक्वेस्ट करने की वजह से वो एरिया जो योसियोंग को रिवॉर्ड में दिया गया था वहां पर एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर दिया था। और जब वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई तो उस जगह को वॉरियर हाई स्कूल का नाम दिया गया था। और दोस्तों ये जगह बेसिकली योसियोंग की है, लेकिन इस चीज को गवर्नमेंट ने कभी भी अनाउंस नहीं किया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट उस जायंट मॉन्स्टर की एल्केमी डंजन का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हम देखते कि यहाँ पर जैक आया हुआ होता है जो कि उस जायंट मॉन्स्टर से बुरा होता है तुम इन अल्कोहल की काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे और जब मैं इन्हें तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ तो तुमने इन सभी को एक ही दिन में खत्म कर दिया। और हम देखते हैं कि वो जायंट मॉन्स्टर यहाँ पर अल्कोहल को ड्रिंक कर रहा होता है और वो बुरा होता है तुमने मुझे आज कई सालों बाद जाकर इतनी अच्छी क्वालिटी वाली शराब ला कर दी है और अब तुम ये चाहते हो कि मैं इसे इंजॉय भी ना करूँ। जिसके बाद वो मॉन्स्टर बोलता है अच्छा अब ये चीजें छोड़ो और मुझे साथ साथ बताओ आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि तुम आज बहुत ही टाइम बाद इस जगह पर मुझे विजिट करने के लिए आए हो और ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम बिना किसी मतलब के यहाँ पर आ गए हो। तो जैक यहाँ पर इस मॉन्स्टर को किसी डंजन का नाम बताता है और वो बोलता है तुम्हें तो याद ही होगा आज से कई सालों पहले जब हम इस डंजन को क्लियर करने वाले थे तो तब अचानक से यूसियोंग की हेल्थ खराब हो गई थी और फिर हमने उस डंजन को पोस्टपोन कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि हमें उस डंजन को क्लियर कर देना चाहिए और इस चीज में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि तुम अपनी जायंट रेस के एक सबसे पावरफुल वॉरियर हो। ये बात सुनकर उस जायंट मॉन्स्टर को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता और वह बोलता है जैक ये बात तुम भी जानते हो कि उस डंजन के अंदर ड्रैगन्स मौजूद हैं और अगर बात यूसियोंग की होती तो अकेला ही उन तमाम ड्रैगन्स को हराने के लिए काफी था, लेकिन हम लोग इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि हम उन ड्रैगन्स को हरा पाए। लेकिन हाँ एक बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, भले हमारे पास यूसियोंग नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी सभी लोगों के सामने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर उभर कर सामने आने वाला है और वो मॉन्स्टर यूसियोंग से भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। और यहाँ पर ये मॉन्स्टर किसी और के नहीं बल्कि जे की ही बात कर रहा होता है और इसी के साथ हमें जे का सीन दिखाया जाता है जो कि बुरा होता है वाह ये जगह तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इस जगह पर इतने ज्यादा लोग आए हुए होंगे। और इसी के साथ हमें वाई हाई स्कूल के इंटरेस्ट एरिया वाली जगह को दिखाया जाता है जो कि सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग मौजूद होते हैं जो कि सभी इंट्रेंस एग्जाम के टेस्ट के लिए ही आए हैं। जिसके बाद वो लोग चलते हुए बिल्डिंग की तरफ आगे जा रहे होते हैं और इसी के साथ सायरम बोल रही होती है इस बार के इंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ बहुत ही ज्यादा लोग आए हुए हैं और मुझे लगता है कि इस बार का इंट्रेंस एग्जाम बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है और हो सकता है स्टूडेंट्स को आपस में भी फाइट करनी पड़े। ये बात सुनकर जे बोल रहा होता है तुम ठीक कह रही हो और सायरम मुझे लगता है तुम्हारी कजन की तरफ से भी काफी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है और वह सभी लोग मुझे टारगेट भी कर चुके हैं। तो ये बात सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी। तो ये बोल रहा होता है सायरम पिछले एक मंथ में मैंने जो ट्रेनिंग की है उससे मेरी सेंसेस बहुत ही ज्यादा शार्प हो गई हैं जिससे मैं लोगों की इंटेंशंस का बहुत ही आसानी से अंदाजा लगा सकता हूँ। और यहाँ पर इस वक्त टोटल 20 पीपल्स मौजूद हैं जिनकी नजरें इस वक्त सिर्फ मेरे ही ऊपर है और मुझे लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, जरूर इन सभी लोगों को तुम्हारी कजन ने ही हायर किया है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ कि इस जैसे लोगों को मुझे उनकी औकात कैसे दिखानी है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जे यहाँ पर अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक ऑरा को रिलीज करता है और वो देखने में इस वक्त काफी ज्यादा बैडेस्ट लग रहा होता है। और इसी के साथ वो चलता हुआ उस बिल्डिंग के अंदर जा रहा होता है और जे की इतनी खतरनाक पावर को देखकर सायरम भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जो कि जे के ऊपर नजर रख रहे थे जे की पावर को महसूस करके
काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा टीचर्स मौजूद होते हैं और इसी के साथ यहाँ पर एक पर्सन बोल रहा होता है और सभी टीचर्स का यहाँ पर आने के लिए बहुत शुक्रिया। और सर प्रिंसिपल आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप मेरे बुलाने पर यहाँ पर आ गए। बस सुनकर वो प्रिंस बोल रहा होता है हाँ ठीक है, काम की बात बताओ, आखिर तुझे यहाँ क्यों बुलाया है। जिसके बाद वो पर्सन यहाँ मौजूद सभी लोगों को बताता है आप सभी लोग जानते हैं कि वाई हाई स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया जाता है वो टेस्ट एक बहुत ही ज्यादा सेफ प्लेस पर होता है, लेकिन इस बार उस जगह को चेंज किया जा रहा है और इस बार एक अननोन प्लेस पर तमाम स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया जाएगा ताकि सबसे ज्यादा यूनिक और पावरफुल स्टूडेंट्स को चूज किया जा सके। तो ये बात सुनकर वो प्रिंसिपल भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है मुझे लगता है तुम लोगों के डायरेक्टर को अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, या फिर इसे ये लगता है कि इसके स्क्वाड के मेंबर्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो इंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हर एक बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इस वक्त हमें इस डायरेक्टर चेयरमैन को दिखाया जाता है जो कि असलियत में एक लेडी है और वो बोल रही होती है सर प्रिंसिपल मुझे लगता है आप शायद मेरी स्क्वाड टीम के ऊपर शक कर रहे हैं या फिर आपको हमारी स्ट्रेंथ का कोई अंदाजा ही नहीं है। और इसके साथ हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है कि ये लेडी साउथ कोरिया की सबसे ज्यादा पावरफुल स्क्वाड की टीम लीडर है और ये खुद भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर है। और इसी के साथ वो प्रिंसिपल बोल रहा होता है डायरेक्टर चेयरमैन ये बात मैं भी जानता हूँ कि आप लोग टेस्ट में आने वाली उन कैजुअलिटीज को सॉल्व करते हो जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती हैं, लेकिन अगर टेस्ट को ही बिल्कुल एक अननोन प्लेस पर लिया जाएगा तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम वहाँ पर होने वाली कैजुअलिटीज को सॉल्व कर पाओगी। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर एक टकला पर्सन उस प्रिंसिपल के ऊपर गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है तो आखिर तुम चाहते क्या हो, हम सभी लोग ये पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि ये टेस्ट किस जगह पर लिया जाएगा, क्या तुम्हें इस चीज में कोई प्रॉब्लम है, आखिर तुम यहाँ पर सीन क्रिएट क्यों कर रहे हो। लेकिन इसी साथ वो प्रिंसिपल उस पर्सन को गाली देते हुए बोलता है साले टकले तो अपनी औकात में रह और भूल मत मैं वारी हाई स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, कोई तेरी क्लास का स्टूडेंट नहीं जिसके ऊपर तो कभी भी अपना रोब जमा सकता है। लेकिन इसी के साथ वो लेडी उस प्रिंसिपल से बोलती है सर प्रिंसिपल मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर सीन क्रिएट करना चाहिए क्योंकि मैं वारी हाई स्कूल की डायरेक्टर चेयरमैन हूँ और इस चीज का फैसला मुझे करना है कि एंट्रेंस एग्जाम को किस जगह पर लिया जाएगा। और इसी वक्त वो प्रिंसिपल गुस्से में उस लेडी से कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त उसे कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी महसूस होती है और इसी के साथ इस एनर्जी को उस लेडी ने भी महसूस कर लिया होता है। और हमें बताया जाता है कि इस वक्त प्रिंसिपल और डायरेक्टर ने जिस एनर्जी को महसूस किया था वो कुछ और नहीं बल्कि जे का किलिंग इंटेंट था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मीटिंग हो रही होती है उसमें एक पर्सन बोल रहा होता है सर प्लीज आप दोनों ही शांत हो जाइए, इस प्रॉब्लम को हम आराम से बात करके सॉल्व कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि इतने छोटे से मैटर के लिए आप लोगों को आपस में फाइट करनी चाहिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फर्स्ट ईयर का इंस्ट्रक्टर और वो प्रिंसिपल चलते हुए यहाँ से जा रहे होते हैं और इसी के साथ वो प्रिंसिपल उस इंस्ट्रक्टर से बोल रहा होता है उस डायरेक्टर ने जानबूझकर किसी अननोन प्लेस को सेट किया है और मुझे लगता है इस बार उसने कुछ प्लान बनाया हुआ है क्योंकि वो तो काफी टाइम पहले से ही मुझे प्रिंसिपल की पोस्ट से हटाना चाहती है और अगर एंट्रेंस एग्जाम में किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी हुआ तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही आएगी और सभी लोग मेरे ऊपर ही उंगलियां उठाएंगे। और इसी के साथ वो प्रिंसिपल उस इंस्ट्रक्टर से बोलता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हमें तमाम स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो ये बात सुनकर वो इंस्ट्रक्टर भी काफी ज्यादा गुस्से में आया हुआ होता है और वो बुरा होता है सर आप फिक्र मत कीजिए, किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं होगा चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन इसी के साथ वो प्रिंसिपल बोलता है इंस्ट्रक्टर जब हम मीटिंग के अंदर मौजूद थे तो मैंने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किलिंग इंटेंट को महसूस किया था और मुझे पूरा यकीन है कि वो किलिंग इंटेंट न्यू स्टूडेंट्स में से किसी एक का है और मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़की की तलाश करो क्योंकि मुझे लगता है कि इस एंट्रेंस एग्जाम में वो पर्सन एक बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाला है। इसी के साथ वो हंसता हुआ यहाँ से चला गया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जे का सीन दिखाया जाता है जो कि इस वक्त सेमिनार को अटेंड कर रहा होता है और इसी के साथ एक लेडी सभी लोगों को बता रही होती है एंट्रेंस एग्जाम से पहले आप सभी लोगों का एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा जिसके जरिए आप सभी लोगों के पावर को मेजर किया जाएगा और वो लोग जो इस टेस्ट में पास हो जाएंगे उन्हीं को आगे एंट्रेंस एग्जाम में हिस्सा लेने की परमिशन दी जाएगी। और इसी के साथ वो लेडी यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को और भी बहुत ही ज्यादा चीजें बता रही होती है जिन्हें सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है शायद मुझे जो चीजें बताई थी यहाँ पर सभी चीजें बिल्कुल डिफरेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि टेस्ट के तमाम पैटर्न्स को चेंज कर दिया गया है और ऐसा किसी स्पेशल रीजन की वजह से हुआ है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे चलता हुआ कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन इस वक्त उसे कुछ लोगों की आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है कि दो लोग एक लंगड़े पर्सन को बुली कर रहे होते हैं और एक पर्सन बोल रहा होता है ओए बच्चे मुझे लगा था तू सिर्फ लंगड़ा है लेकिन तू अंधा भी है, मुझे इस चीज का नहीं पता था, क्या तो देख कर नहीं चल सकता। तो लड़का बोल रहा होता है आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, तुम ही आकर मुझसे टकराए थे, मैंने तुम्हें टक्कर नहीं मारी है। तो ये बात सुनकर वो ब्राउन हेयर वाला लड़का बोल रहा होता है मुझे लगता है शायद तो अपनी दूसरी टांग भी तोड़वाना चाहता है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जे आ गया होता है जिसने जमीन पर पड़ी हुई बुक को भी उठा लिया होता है और वो बुरा होता है आखिर तुम लोगों ने मेरे रास्ते को ब्लॉक क्यों किया हुआ है, मेरे रास्ते पे से साइड में हो जाओ। तो ये बात सुनकर वो ब्राउन हेयर वाला लड़का बोलता है अबे तू है कौन और आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बोलने की कि मैं साइड पर हो जाऊं, मुझे लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि जे स्माइल करते हुए बोलता है मुझे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला रहे हो।
हो, और अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये मैं भी नहीं जानता। और जे के इतने खतरनाक फेस को देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा घबरा के होता है, और इसी के साथ वो और उसका साथी दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं, और जाते हुए वो लोग आपस में कह रहे होते हैं आखिर ये पर्सन है कौन और इसका मसला क्या है। जिसके बाद जे उस बुक को उस लड़के को दे देता है और वो बोलता है तुम इन इडियट्स की फिक्र मत करो, इन जैसे लोगों का काम ही कमजोर लोगों को बुली करना है, अगर इन्होंने फिर कभी तुम्हें बुली किया तो मैं इन्हें संभाल लूंगा। तो ये बात सुनकर वो पर्सन बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकता था। तो ये बात सुनकर जे बोल रहा होता है अरे कोई बात नहीं, मुझे लगता है शायद तुम भी यहाँ पर इंट्रेंस एग्जाम के लिए आए हो, अच्छा तो मैं चलता हूँ, हमारी दोबारा मुलाकात जरूर होगी। और इसी के साथ जे वहाँ से चला गया होता है। लेकिन इसी के साथ हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है जिसका नाम डोजिन है, जो कि असलियत में वारी हाई स्कूल का सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, और वो ओवरऑल इवोल्यूशन में सेकंड प्लेस पर है। जिसके बाद हमें इसी बिल्डिंग में ट्रेनिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े कैप्सूल रखे हुए होते हैं और सभी स्टूडेंट्स इस जगह पर आ चुके होते हैं। और इस जगह को देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है, वाओ ये देखने में तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मैं इस वक्त किसी स्काई-फाई मूवी में हूँ। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जे अपने कैप्सूल के पास आ गया होता है, जिसके बाद वो कैप्सूल ओपन हो जाता है और जे भी इस कैप्सूल के अंदर आ चुका होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जे की घड़ी के ऊपर टाइम स्टार्ट कर दिया जाता है। और जब जे इस कैप्सूल के अंदर आया होता है तो वो देखता है कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा है और उसे आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा रेड कलर की लाइट्स क्रिएट हो जाती हैं, जिन्हें देखकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है क्या टेस्ट स्टार्ट हो गया, पर आखिर ये है किस तरह का टेस्ट। लेकिन इस वक्त जे यहाँ पर अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है और वो बुरा होता है टेस्ट चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मुझे यहाँ पर सबसे हाई ग्रेड हासिल करना है, और चलो देखते हैं आखिर मेरी ट्रेनिंग से मेरी स्ट्रेंथ में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर हमारा सीजन 1 कंप्लीट हो जाता है और इस सीरीज का सेकंड सीजन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, और वो कब तक रिलीज होगा इस चीज की भी अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है। लेकिन अगर इस सीरीज का सेकंड सीजन रिलीज होता है तो हम उसे अपने चैनल पर एक्सप्लेन जरूर करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी दूसरी सीरीज को चेकआउट नहीं किया है तो उन्हें भी चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं हमारी बाकी के सीरीज के एपिसोड्स को कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।